नमस्ते और स्वागत है। आज हमारे पास जो गाइड है वो पाइथन इंटरव्यू की तैयारी पर है और इसे पढ़ते हुए मुझे अपने कॉलेज के वाइवा वाले दिन याद आ गए। अच्छा। हाँ, वो डर आज भी याद है जब आप प्रोफेसर के सामने बैठे होते हैं और वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सुना तो होता है पर ठीक से याद नहीं आ रहा होता। हाँ हाँ बिल्कुल। और वो खामोशी जो जवाब सोचने के दौरान कमरे में छा जाती है। एकदम। ये गाइड पाइथन प्रोग्रामिंग एंड वाइवा मास्टरी वो उसी डर को खत्म करने के लिए है। ये खास तौर पर ओ लेवल प्रैक्टिकल्स और इंटरव्यू के लिए बनाई गई है। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हम इस गाइड को आधार बनाकर पाइथन की दुनिया को समझेंगे, सिर्फ परिभाषाएं नहीं बल्कि ये भी कि ये चीजें असल में काम क्यों करती हैं और इंटरव्यू में क्या बताना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। हम पाइथन की पहचान से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कोड चलता कैसे है, और फिर डेटा स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस और सबसे ज़रूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की परतों को खोलेंगे। चलिए तो फिर सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। अगर कोई पूछे पाइथन आखिर है क्या, तो इसका एक सधा हुआ जवाब क्या होगा? इसे 1991 में गीडो वैन रॉसम ने बनाया था। हाँ, और इसकी प्रोफाइल को देखें तो 3 शब्द सबसे जरूरी हैं। ओके, इंटरप्रेटेड, हाई लेवल और जनरल पर्पस। ठीक है। हाई लेवल और जनरल पर्पस तो समझ आते हैं। हाई लेवल मतलब इंसानी भाषा के करीब, हाँ। और जनरल पर्पस मतलब इसे वेब डेवलपमेंट से लेकर एआई तक कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ये इंटरप्रेटेड का असली मतलब क्या है? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इंटरप्रेटेड होने का मतलब है कि कोड लाइन दर लाइन चलता है। आपको हर बार पूरे प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करना पड़ता। अच्छा, C++ की तरह नहीं? बिल्कुल। आप कोड की एक लाइन बदलकर तुरंत नतीजा देख सकते हैं। यही खूबी इसे डेटा साइंस और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए इतना पावरफुल बनाती है, जहां आप लगातार छोटी छोटी चीजें आजमाते रहते हैं। मतलब ये रैपिड डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन है। और गाइड में डायनामिक टाइपिंग और केस सेंसिटिविटी का भी जिक्र है। हाँ। केस सेंसिटिविटी तो एक ऐसी चीज है जो नए प्रोग्रामर्स को घंटों परेशान कर सकती है। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है एक बार मैं सिर्फ यूजर के चक्कर में अपना कोड डीबग करता रह गया था। सबके साथ होता है। और डायनामिक टाइपिंग? उसका मतलब है कि आपको वेरिएबल का टाइप, जैसे कि ये इंटीजर है या स्ट्रिंग, पहले से बताने की जरूरत नहीं। पाइथन रन टाइम पर खुद समझ लेता है, जिससे कोड छोटा और लिखने में तेज हो जाता है। एकदम। और एक चीज जो प्रोफेशनल दुनिया में बहुत मायने रखती है वो है पेप 8। ये क्या है? पेपेट असल में पाइथन कोड लिखने की एक स्टाइल गाइड है। स्टाइल गाइड? जैसे कि लाइनों के बीच कितनी स्पेस होनी चाहिए, वेरिएबल्स के नाम कैसे लिखें, ये सब। तो ये सिर्फ कोड को सुंदर बनाने के लिए है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। जब आप एक टीम में काम करते हैं तो पेप 8 ये पक्का करता है कि हर किसी का कोड एक जैसा दिखे और आसानी से समझ में आए। ये प्रोफेशनलिज्म की निशानी है। ये सब तो ठीक है, पर ये तो थ्योरी हुई। अगर किसी को अपना पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना हो तो वो शुरू कहाँ से करेगा? उसके लिए पाइथन के साथ ही एक टूल आता है, आइडियल। आइडियल, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। जी। इसमें 2 मोड होते हैं। एक है इंटरैक्टिव मोड, जहां आपको एक प्रॉम्प्ट दिखता है। हाँ हाँ, देखा है। आप वहां एक लाइन का कोड लिखते हैं, एंटर दबाते हैं और तुरंत रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये छोटे मोटे कोड या फॉर्मूला टेस्ट करने के लिए परफेक्ट है। बिल्कुल। और दूसरा है स्क्रिप्ट मोड, जिसमें पूरी फाइल बनाते हैं। हाँ। इसमें आप एक पूरी .py फाइल बनाते हैं, उसमें अपना सारा कोड लिखते हैं, उसे सेव करते हैं और फिर एक साथ रन करते हैं। असली प्रोजेक्ट्स इसी मोड में बनाए जाते हैं। पर जब हम रन बटन दबाते हैं तो पर्दे के पीछे होता क्या है? हमारा लिखा हुआ कोड कंप्यूटर तक कैसे पहुंचता है? ये प्रोसेस बहुत दिलचस्प है। हमारा जो सोर्स कोड होता है, मतलब .py फाइल, हाँ, वो पहले कंपाइलर के पास जाता है, जो उसे बाइट कोड में बदल देता है। बाइट कोड यानी .pyc फाइल। बिल्कुल। ये एक तरह का आधा पका हुआ कोड है जो अभी भी सीधे मशीन पर नहीं चल सकता। तो फिर इस बाइट कोड का क्या होता है? अब आता है पाइथन का असली जादूगर, पाइथन वर्चुअल मशीन यानी पीवीएम। ओके। पीवीएम एक तरह का यूनिवर्सल ट्रांसलेटर है। आपका बाइट कोड एक कॉमन भाषा जैसा है और हर मशीन पर, चाहे वो विंडोज हो या मैक, पीवीएम उसे अपनी लोकल भाषा यानी मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है। अच्छा, इसीलिए पाइथन को पोर्टेबल कहते हैं। एक ही कोड हर जगह चल जाता है। एकदम सही। तो अब हमें पता है कि पाइथन क्या है और ये चलती कैसे है। पर कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए हमें डेटा को स्टोर करना पड़ता है। ये डेटा मेमोरी में कैसे रखा जाता है? गाइड में प्राइवेट हीप और गार्बेज कलेक्टर जैसे भारी शब्द हैं। चलिए इसे आसान बनाते हैं। पाइथन के पास मेमोरी में अपना एक प्राइवेट एरिया होता है, एक एक्सक्लूसिव प्लेग्राउंड जैसा। हाँ कह सकते हैं। उसे प्राइवेट हीप कहते हैं। पाइथन अपने सारे ऑब्जेक्ट्स और डेटा
जैसे नंबर्स, स्ट्रिंग्स, लिस्ट्स, सब वहीं रखता है। बाहर से कोई इसमें दखल नहीं दे सकता। और ये गार्बेज कलेक्टर क्या है? नाम से तो कोई सफाई कर्मचारी लगता है। एक तरह से है भी वही। देखिए, C++ जैसी पुरानी भाषाओं में प्रोग्रामर को खुद मेमोरी को खाली करना पड़ता था। और अगर भूल गए तो मेमोरी लीक हो जाती थी। पाइथन में ये सिरदर्द नहीं है। पाइथन अंदर ही अंदर हर ऑब्जेक्ट के लिए गिनती रखता है, जिसे रेफरेंस काउंट कहते हैं। रेफरेंस काउंट? हाँ, जब भी कोई वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, गिनती बढ़ जाती है। जब वेरिएबल हटता है, गिनती कम हो जाती है। जैसे ही ये गिनती 0 होती है, गार्बेज कलेक्टर को पता चल जाता है कि इसकी अब जरूरत नहीं। बिल्कुल, और वो आकर उस मेमोरी को साफ कर देता है। सब कुछ ऑटोमेटिक। ये तो बहुत स्मार्ट सिस्टम है। और इसी से जुड़ा एक फंक्शन है आईडी। इसका क्या रोल है? आईडी फंक्शन आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का मेमोरी में यूनिक एड्रेस बताता है। एक तरह से उस ऑब्जेक्ट का आधार कार्ड नंबर। इससे ये पता चलता है कि दो वेरिएबल एक ही चीज को देख रहे हैं या अलग-अलग। हाँ, बिल्कुल। अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसे गाइड वाइवा फेवरेट कहती है। मुझे लगता है कि ये सवाल हर पाइथन इंटरव्यू में पूछा ही जाता होगा। समझ गया। लिस्ट और टपल। हाँ, लिस्ट और टपल में क्या अंतर है? ये पाइथन के सबसे बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स में से एक है। अगर कोई वाइवा में ये सवाल पूछे तो 2 पॉइंट सबसे जरूरी हैं। बताइए। पहला और सबसे बड़ा अंतर है म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी मतलब? जिसे बदला जा सके। हाँ, लिस्ट म्यूटेबल होती है। आप उसे बनाने के बाद बदल सकते हैं, उसमें नए आइटम्स जोड़ सकते हैं, पुराने हटा सकते हैं, कुछ भी। और इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट से बनाते हैं। जी। और टपल वो है इम्यूटेबल, यानी एक बार बन गया तो पत्थर की लकीर। एकदम। आप उसे बदल नहीं सकते। अगर कोशिश की तो पाइथन आपको टाइप एरर दे देगा। जी। इसे हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट से बनाते हैं। तो यहाँ सवाल उठता है कि अगर टपल को बदल ही नहीं सकते तो उसका फायदा क्या है? हम हर जगह लिस्ट ही क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इसकी इम्यूटेबिलिटी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, कैसे? इसके 2 मुख्य फायदे हैं। जी। पहला, डेटा की सुरक्षा। जब आप ऐसा डेटा स्टोर कर रहे हैं जिसे आप कभी नहीं बदलना चाहते, जैसे किसी देश के कोड या कोई साइंटिफिक कांस्टेंट। बिल्कुल, तो आप टपल का इस्तेमाल करते हैं। इससे गलती से भी डेटा बदलने का खतरा नहीं रहता। और दूसरा फायदा, परफॉर्मेंस। टपल लिस्ट से थोड़े तेज होते हैं और मेमोरी भी कम लेते हैं, क्योंकि पाइथन को पता है कि इन्हें बदलना नहीं है, तो वो इन्हें ज्यादा एफिशिएंट तरीके से स्टोर कर सकता है। और एक और बहुत बड़ा इस्तेमाल है इनका, है ना? क्या? डिक्शनरी कीज के तौर पर। बिल्कुल सही पकड़ा। डिक्शनरी कीज का इम्यूटेबल होना जरूरी है, इसलिए आप एक टपल को डिक्शनरी की बना सकते हैं, लेकिन एक लिस्ट को नहीं। ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल अंतर है। तो चलिए अब डिक्शनरी और सेट्स पर भी आते हैं। डिक्शनरी तो मेरी पसंदीदा डेटा स्ट्रक्चर है। हाँ, बहुत काम की चीज है। डिक्शनरी डेटा को की डॉट वैल्यू के जोड़ों में स्टोर करती है। असल दुनिया की डिक्शनरी की तरह, हर शब्द का एक मतलब, वैल्यू। एकदम। और जैसा हमने अभी बात की, इसकी कीज यूनिक और इम्यूटेबल होनी चाहिए। और सेट, ये गणित वाले सेट जैसा ही है क्या? बिल्कुल। सेट यूनिक आइटम्स का एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। इसका एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिकल यूज है। डुप्लीकेट्स हटाने वाला। हाँ, अगर आपके पास एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे डुप्लीकेट आइटम्स हैं और आपको उन्हें हटाना है, तो आप बस लिस्ट ऑफ सेट माई लिस्ट लिख दीजिए। एक लाइन में सारे डुप्लीकेट्स गायब। ये तो वाकई एक कमाल की ट्रिक है। अच्छा, अब डेटा स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर बात करते हैं प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने की। पाइथन अपने साफ सुथरे सिंटैक्स के लिए जानी जाती है और इसमें इंडेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है। ये पाइथन का एक सिग्नेचर फीचर है। दूसरी भाषाओं जैसे C++ या जावा में कोड ब्लॉक्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। हाँ, पाइथन कहता है इनकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कोड का स्ट्रक्चर स्पेस या टैब से तय होता है। तो मतलब ये सिर्फ कोड को अच्छा दिखाने के लिए नहीं है, ये सिंटैक्स का हिस्सा है। बिल्कुल, ये सिर्फ स्टाइल नहीं है, ये नियम है। अगर आपका इंडेंटेशन गलत है तो पाइथन आपको इंडेंटेशन एरर देगा। मुझे पता है, कितने बिगनर्स का कोड सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्पेस की वजह से नहीं चलता। हाँ, ये पाइथन का आपसे कोड साफ सुथरा लिखवाने का एक तरीका है। ठीक है, तो अब हमारे पास डेटा को स्टोर करने और प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के तरीके हैं। अब बात करते हैं कोड को ऑर्गेनाइज करने के बिल्डिंग ब्लॉक्स की, फंक्शंस और ऊप्स। फंक्शन को हम डेफ कीवर्ड से बनाते हैं।
ये कोड के ऐसे हिस्से होते हैं जिन्हें आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है रिकर्जन का। हाँ, रिकर्जन, जिसमें एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता है। इसे समझने के लिए रशियन डॉल्स का उदाहरण सबसे अच्छा है। एक डॉल के अंदर दूसरी, उसके अंदर तीसरी, जब तक कि सबसे छोटी डॉल ना मिल जाए, जो हमारा बेस केस होता है, जहां रिकर्जन रुक जाता है। और अब आते हैं ऊप्स पर, जो अक्सर नए प्रोग्रामर्स को सबसे मुश्किल लगता है। गाइड में इसे समझाने के लिए एक ब्लूप्रिंट और घर का उदाहरण दिया गया है। हाँ, और ये इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है। सोचिए, क्लास एक घर का नक्शा या ब्लूप्रिंट है। ठीक है। ये बताती है कि घर में कितने कमरे होंगे, उनका साइज क्या होगा वगैरह। और ऑब्जेक्ट उस ब्लूप्रिंट से बना असली घर है। मतलब एक ही ब्लूप्रिंट से कई सारे एक जैसे घर बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस उदाहरण को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए हम एक कार क्लास बना रहे हैं, तो इसमें इनिट और सेल्फ का क्या रोल होगा? बहुत अच्छा सवाल। इनिट एक स्पेशल मेथड है जिसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये अपने आप चलता है ना? हाँ, जब भी आप क्लास से कोई नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कार क्लास में इनिट वो जगह होगी जहां हम बताएंगे कि हर कार का एक रंग और एक स्पीड होगी। और सेल्फ, इसे लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ, होता है। सेल्फ का मतलब होता है ये खास ऑब्जेक्ट। तो जब आप कार क्लास में एक्सेलरेट सेल्फ जैसा मेथड बनाते हैं, तो सेल्फ ये बताता है कि इसी खास कार की स्पीड बढ़ाओ, किसी और की नहीं। एकदम सही। ये उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जिस पर मेथड कॉल किया गया है। और ऊप्स का एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। हाँ, इनहेरिटेंस मतलब विरासत। इसमें एक चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स को अपना लेती है। जैसे हम अपनी कार क्लास से एक इलेक्ट्रिक कार क्लास बना सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक कार में कार के सारे फीचर्स तो होंगे ही, साथ में हम इसमें बैटरी लेवल जैसा एक नया फीचर भी जोड़ सकते हैं। इससे हमें कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ता। बिल्कुल, रीयूजेबिलिटी। ये तो बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। चलिए आप गाइड की तरह ही एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। क्या पाइथन केस सेंसिटिव है? हाँ, नेम और नेम दो अलग वेरिएबल हैं। ठीक है। ऑपरेटर क्या करता है? ये फ्लोर डिवीजन है। ये भाग करने के बाद सिर्फ पूर्णांक हिस्सा देता है, दशमलव को हटा देता है। जैसे 7-2 का रिजल्ट 3 होगा, 3.5 नहीं? बिल्कुल। क्या स्ट्रिंग म्यूटेबल होती है? नहीं, ये इम्यूटेबल होती है। और कंस्ट्रक्टर क्या है? इनिट मेथड, जो ऑब्जेक्ट बनाने पर अपने आप कॉल होता है। लिस्ट सेट ऑफ माई लिस्ट। बहुत बढ़िया। ये रैपिड फायर सच में कॉन्सेप्ट्स को पक्का कर देता है। हाँ, और ये दिखाता है कि इंटरव्यू में अक्सर सीधी, सटीक और प्रैक्टिकल जानकारी की परख होती है। तो इन सब का क्या मतलब है? आज हमने पाइथन के बेसिक्स से शुरू करके उसकी फिलॉसफी, मेमोरी मैनेजमेंट, डेटा स्ट्रक्चर्स और आखिर में ऊप्स जैसे कॉन्सेप्ट्स को इस गाइड के नजरिए से समझा। इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो है एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। बेसिक्स को समझें, लिस्ट और टपल जैसे फंडामेंटल अंतर को जानें, और वाइवा में पूछे जाने वाले सीधे सवालों के लिए तैयार रहें। बिल्कुल, ये गाइड थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच एक बेहतरीन पुल का काम करती है। और जैसा कि गाइड के आखिर में लिखा है, लॉजिक सिंटैक्स से ज्यादा जरूरी है। हाँ, कोड लिखने से पहले समस्या को समझना और उसका हल सोचना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही बात है। सिंटैक्स तो आप गूगल कर सकते हैं या एआई से पूछ सकते हैं, लेकिन लॉजिक आपको खुद बनाना पड़ता है। चलिए आज की इस चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। इस गाइड में बार बार इम्यूटेबिलिटी यानी ना बदलने वाली चीजों का जिक्र हुआ। हाँ, टपल्स में, स्ट्रिंग्स में, डिक्शनरी कीज में। जरा सोचिए, प्रोग्रामिंग या असल दुनिया के सिस्टम्स में और कहाँ-कहाँ ये न बदलने का गुण एक सीमा नहीं बल्कि एक खूबी है। कहाँ इम्यूटेबिलिटी हमें सुरक्षा, भरोसा और स्थिरता देती है। शायद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, या फिर हमारे कानूनों और संविधान में। सोचने वाली बात है।